अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है खूनी पंजे। ये एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी वादी थी, जहां हर तरफ हरियाली, खुशनुमा फूल और सरसब्ज दरख्त बहार दिखा रहे थे। मगर वादी की फिजा में कुछ अजीब सा सकूत था जो इन तीनों को महसूस हो रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनके दिल डूब रहे हैं। वो लोग यहाँ आ तो गए थे, मगर अब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आगे बढ़ें या वापस चले जाएं। ये तीन दोस्त थे, आदिल, सारिम और निदा, जो ना सिर्फ बचपन के दोस्त थे बल्कि एक साथ पढ़ाई करके अब एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में एक साथ काम कर रहे थे और चैनल के सबसे निडर और बहादुर वर्कर माने जाते थे। इनके न्यूज़ चैनल को कहीं से खबर मिली थी कि चीन के बॉर्डर के पास एक पहाड़ी वादी में कोई अजीब सी बीमारी फैल गई है, जिसका शिकार होने वाले अपना ही गोश्त नोच नोच कर खाने लगते थे और फिर गायब हो जाते थे। और हैरत की बात तो ये थी कि इनकी लाशों तक का पता नहीं चलता था, ताकि कोई जान पाता कि जिंदा हैं या मर गए हैं। हाँ, मगर कुछ दिन बाद पहाड़ में दर्रारों के दरमियान इंसानी हड्डियों के बगैर हाथों के पंजे जरूर मिले थे। शुरू शुरू में कुछ लोगों ने इनका पीछा करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे, क्योंकि वो अपना जख्मी वजूद लेके पहाड़ों में जाके गायब हो जाते थे। खून के धब्बे पहाड़ों के दरमियान जाकर खत्म हो जाते थे और बारीक बारीक सी दरारों के अलावा कुछ नहीं मिलता था। जाहिर है, इतना बड़ा इंसान छोटी सी दरारों में तो समा नहीं सकता था, मगर वो कहाँ जाते थे ये कोई नहीं जान पाया था। हद तो ये है कि ये कोई वायरस भी नहीं था, क्योंकि अगर ये वायरस होता तो एक दूसरे को लगता, मगर ऐसा नहीं था। शुरू की कुछ अमवात तो पुरअसरार हालत में हुई थी और लोगों ने किसी आदमखोर दरिंदे या बला के बारे में सोचकर पहाड़ियों की तरफ जाना छोड़ दिया था और अपने प्यारों की हड्डियां दफना कर रो धो कर चुप हो गए थे। मगर एक रात अचानक तमाम गायब होने वालों के घर में बैक वक्त दस्तक हुई और इनकी आवाजें आई, मगर जैसे ही दरवाजे खुले एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि दो दो इंसानी हाथ थे, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे अभी अभी किसी दरिंदे ने कलाइयों के पास से नोच के फेंक दिया हो। मगर सबसे खौफनाक इनके प्यारों की आवाजें थीं, जो इन खून आलूद पंजों में से आ रही थीं। इन्हें भूख लगी है, खाना दे दो। पूरी वादी में चीखों पुकार मच गई। दरवाजे बंद कर दिए गए, मगर वो पंजे बार बार दस्तक देने लगे। जैसे ही किसी और घर का दरवाजा हालात जानने के लिए खुलता, वो पंजे उंगलियों के बल घसीटते हुए, खाना मांगते हुए इस दरवाजे की तरफ लपकते और वहां से भी चीख मार कर दरवाजा बंद कर दिया जाता। सारी रात वादी के मुख्तलिफ घरों पर दस्तक होती रही और लोग डर के मारे अपने घरों में दबक के बैठे रहे। जिस घर से ज्यादा चीखों की आवाज आती, वहां दस्तक भी जोर शोर से शुरू हो जाती। सुबह फजर की अजान के वक्त दस्तक अचानक थम गई और सुकून हो गया, मगर माएँ फिर भी अपने बच्चों के मुंह दबाकर बैठी रहीं कि कहीं दोबारा न शुरू हो जाए। दिन चढ़े कुछ बहादुर नौजवान हिम्मत करके घरों से असला वगैरह लेकर निकले, मगर बाहर मुकम्मल सकूत था। हाँ, मगर गलियों में खून की लकीरें और गोश्त के लोथड़े बिखरे हुए थे। कुछ दिन लोग डरे सहमे रहे और शाम के बाद जरूरत के लिए भी घरों से निकलना तर्क कर रहे थे, मगर दोबारा ऐसा वाकया नहीं हुआ। कुछ दिन वादी में सुकून रहा और लोग तकरीबन इस वाकये को भूल ही चुके थे कि एक रात फिर से वही दस्तक और भूख लगी है, गोश्त दो, प्यास लगी है, खून दो की आवाजों ने लोगों को सहमा दिया। और वही फजर तक ऐसी आवाजें आती रहीं और फिर सकूत छा गया, मगर इस बार वादी के सरदार की जवान लड़की भी गायब हो गई। सारा दिन लोग वादी में इसे ढूंढते रहे और नाकाम लौट आए। सरदार ने भी थक कर सब्र कर लिया, मगर एक हफ्ते बाद वो अचानक घर वापस आ गई, लेकिन ऐसी हालत में कि इसके जिस्म पर जगह जगह काटने के निशान थे और पूरा जिस्म और चेहरा नीला होकर सूज गया था।
इसे हस्पताल ले जाया गया, मगर वो न जाने कैसे वहां से गायब होकर वापस घर पहुंच गई। और जब सब लोग उसे अस्पताल में ढूंढते ढूंढते घर वापस आए तो वो अपने कमरे में बैठी दरवाजे की तरफ पुश्त किए कुछ खा रही थी। इसकी माँ जल्दी से आगे बढ़ी, मगर इसे देखकर चकरा कर बेहोश हो गई। जब इसके बाप ने आगे बढ़कर देखा तो इसके भी होश उड़ गए। वो अपने बायां हाथ को बाजू से अलग करके नोच नोच कर खा रही थी। पूरा चेहरा खून और गोश्त के लोथड़ों से भरा हुआ था। आंखों के डेले पूरे सफेद हो चुके थे। वो बाप की तरफ देखकर मुस्कुराई और भारी मर्दाना आवाज में बोली, बहुत भूख लगी है। बाप ने फौरन अपनी बीवी को उठाया और फौरन कमरे से बाहर भागा और अपने नौकरों को इसे पकड़कर बांधने का हुक्म दिया। मगर जैसे ही वो लोग डरते डरते आगे बढ़े, वो जानवरों की तरह गुर्राने लगी और हाथ वहां ही फेंक कर चुस्त लगाकर पलक झपकते में वहां से बाहर भाग गई। इस दिन इन कमजोर अकीदे के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वादी पर भूतों ने कब्जा कर लिया है जो सबको खा जाएंगे। इसलिए वो घरों में दबक कर बैठ गए। लड़की का हाथ उठाकर कब्रिस्तान में किसी जगह दबा दिया गया, मगर इसके बाद भी ये हादसात मुसलसल होते रहे। गलियां और बाजार सुनसान हो गए थे, मार्केटें वीरान पड़ी थीं। न्यूज़ चैनल वालों को कहीं से ये खबर मिल गई थी तो उन लोगों ने इन तीनों को इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस वादी में भेजा था। वहां आते ही तीनों को ये सब फिल्मी कहानी जैसा झूठ लग रहा था, मगर अब वहां की वीरानी और हौलनाकी देखकर इनके दिल घबरा रहे थे। तीनों अपनी अपनी जगह बहादुर बनकर दिखा रहे थे, मगर अंदर से तीनों ही डरे हुए थे। वो लोग इस वादी की मेन मार्केट के दरमियान खड़े थे, जहां दुकानें तो खुली थी मगर कोई जी नफ्स दिखाई नहीं दे रहा था। चलो गाड़ी चलाओ और किसी होटल पे पहुंचो, मुझे भूख लगी है। बिल आखिर निदा ने खामोशी तोड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सारिम को कहा। वो हड़बड़ाकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इतने में निदा ने पानी की बोतल उठाकर पीछे बैठे आदिल को मारी, जो मुंह खोलकर इस सजाए खाली बाजार को देख रहा था। क्या तकलीफ है तुम्हें छिपकली, मुझे बोतल क्यों मारी? वो निदा को घूर कर बोला। मुंह बंद करके भी बाहर देखा जा सकता है, मेंढक कहीं के, वो भी बदबू वाली। इन दोनों की नोक झोंक से तीनों का ध्यान भट गया। सारिम ने गाड़ी स्टार्ट की और दूर से नजर आते हुए होटल के साइन बोर्ड की तरफ चल पड़ा। जल्द ही वो लोग एक बहुत बड़े होटल के सामने पहुंचे और जल्दी से अपना सामान उठाकर अंदर चल दिए। होटल में भी खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। थोड़ी देर इधर उधर का जायजा लेने के बाद निदा बोली, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मगर यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। निदा खाली लाउंज को घूरते हुए बोली। सारिम ने आगे बढ़कर रिसेप्शन पर लगी हुई घंटी बजाई और इंतजार करने लगा। घंटी तो वो लोग रिसेप्शन पर बजा रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था घंटी की आवाज कहीं दूर से आ रही है। सारिम एक दफा घंटी बजाकर पीछे हट गया, मगर आदिल आगे बढ़कर बार बार घंटी बजाने लगा। सारिम ने इसे घूर कर देखा, मगर वो इसकी घूरियों को नजरअंदाज करके बार बार घंटी बजाने लगा। इतने में बाईं तरफ वाली राहदारी से एक खौफनाक सी शक्ल का आदमी नमूदार हुआ। इसके काले रंग और लाल आंखें देखकर निदा ने खौफ से झुरझुरी ली। सारिम ने आगे बढ़कर इसे अपना तारुफ कराया तो आदिल, जो इस आदमी को गौर से देख रहा था, इसने महसूस किया जैसे न्यूज़ चैनल का सुनकर एक पल को वो आदमी चौंका हो, मगर फिर नॉर्मल हो गया। सारिम ने एहतियातन 3 सिंगल बेड वाला एक ही बड़ा हॉल कमरा बुक कराया था ताकि वो लोग एक साथ रह सकें। सारिम के किराए के बारे में कुछ पूछने से पहले ही वो आदमी ज़ूमाइनी अंदाज में निदा की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोला, किराया रहने दो, अगर जिंदा रहे तो एक साथ ही जाते हुए दे देना। इसकी इस बात पर तीनों ने हैरान होकर इसे घूरा, जिस पर वो गड़बड़ा कर बोलने लगा, मेरा मतलब है कि यहाँ हालात बहुत खराब हैं। वैसे भी होटल खाली पड़ा हुआ है, आप लोग आराम से रहें और बिला जरूरत अपने कमरे से ना निकलें। कमरे में इंटरकॉम लगा हुआ है, खाने के लिए इंटरकॉम से 3 का बटन दबाएं और किचन में कॉल करके खाना मंगवा लेना। ये कहकर वो तेजी से जिधर से आया था उधर ही वापस चला गया। ये आदमी कुछ अजीब नहीं था। आदिल ने इसके जाने के बाद इसकी पुश्त को घूर कर देखा। पता नहीं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं
और ये सब कैसा चल रहा है? अभी तो बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, फिलहाल चलो कमरे में चलते हैं। वो लोग एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंचे जहां पर 3 बेड एक तरतीब से लगे हुए थे। तीनों ने अपना सामान फेंका और सोफों पर जूतों समेत चढ़कर बैठ गए। निदा के कहने पर आदिल ने आगे बढ़कर इंटरकॉम पर खाने का आर्डर दिया और खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे और गलियों में जा बजा खून और गोश्त के निशान को दूर से ही नजर आ रहे थे। गाइस, इधर आओ, कुछ दिखाऊं, आदिल जोश से चिल्लाया। वो दोनों जल्दी से उठकर आदिल के पास आए और जिधर वो उंगली से इशारा कर रहा था वहां देखने लगे। निदा ने जल्दी से अपने बैग से इंस्टेंट फोटो कैमरा निकाला जिससे तस्वीर फौरी प्रिंट होकर निकल आती है। वो छत पर बैठी इस लंबे बालों वाली लड़की पर फोकस करने लगी जो इनकी तरफ पुश्त करके बैठी कुछ कर रही थी। निदा ने झट से इसकी तस्वीर बना ली, मगर जैसे ही प्रिंट बाहर निकला वो हकला कर पीछे की तरफ गिर गई, क्योंकि तस्वीर में बहुत खौफनाक शक्ल की लड़की का चेहरा नजर आ रहा था जो सफेद डेलों के साथ बिखरे हुए बालों और खून आलूद चेहरे के साथ अपने खून से सिने हुए हाथों को चाटते हुए कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि हकीकत में वो लड़की अभी तक इनकी तरफ पुश्त करके बैठी थी। यहाँ आने से पहले तीनों यहाँ के हालात जानकर बहुत हंसे थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि ये सब हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मगर यहाँ आकर हालात की संगीनी का एहसास हो रहा था। निदा के एकदम पीछे गिरने पर आदिल और सारिम जल्दी से इसकी तरफ बढ़े और गिरने का सबब पूछा, जिस पर निदा ने खामोशी से तस्वीर इनकी तरफ बढ़ा दी और हक्कलाते हुए बोली, ये तो ज़ॉम्बी है। तस्वीर को देखकर इन दोनों की भी सिट्टी गुम हो गई, क्योंकि लड़की एक बार भी इनकी तरफ पलटी नहीं थी। फिर कैमरे में इसका चेहरा कैसे आ गया और इसकी जताती हुई नजरें, जैसे वो इनकी यहाँ मौजूदगी और कैमरे के बारे में जानती हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और तीनों अपनी जगह पर उछल पड़े। फिर सारिम ने ही हिम्मत करके पूछा कि कौन है, तो वेटर की आवाज़ सुनकर इन सब की जान में जान आई। वेटर खाना रखकर जाने लगा तो सारिम ने इसे रोका और अपने तारुफ करवा के यहाँ के हालात जानने के लिए इसकी मदद तलब की। वेटर पहले तो खामोश रहा, फिर बोला, सर आप लोग खाना खा लें, अगर चाय पीनी हो तो बताइएगा, मैं बना कर ले आऊँगा, फिर सारे हालात बताऊँगा। निदा की तो डर के मारे भूख ही उड़ गई थी, मगर इन दोनों के इसरार पर इसने भी थोड़ा सा खाना खा लिया और चाय के लिए कॉल करके खामोशी से बैठ गई। वो लोग दिन ढले यहाँ पहुँचे थे और अब शाम की आज़ान का वक्त हो गया था, मगर गलियाँ, बाजार और इबादत गाहें तक वीरान पड़ी थीं। चाय आने के बाद तीनों हमातन गोश होकर बैठ गए और वेटर के बोलने का इंतज़ार करने लगे। वेटर ने भी पहले वही कहानी दोहराई वो जो जानते थे। सारिम ने इसे बताया कि इतनी कहानी वो जानते हैं और इसके आगे के हालात जानना चाहते हैं। वेटर गला खंगार कर बोला, सरदार की लड़की के गायब होने के बाद खूनी पंजों का सिलसिला चल पड़ा। हर चौथे दिन एक नौजवान लड़की गायब हो जाती है और अगले दिन कटे फटे नीले सूजे हुए चेहरे और बदन के साथ वापस आती है और अपना गोश्त नोच नोच कर खाने लगती है और अगले दिन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और वहाँ अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सब नौजवान लड़कियां ही थीं, यानी कि वो पंजे सिर्फ नौजवान लड़की को ही लेने आते हैं और सिर्फ इस घर पर दस्तक देते हैं जिस घर से लड़की गायब होनी होती है, और होता भी यही है। सुनने में आया है कि जैसे ही वो खूनी हाथ दस्तक देते हैं लड़की की आंखों का रंग बदल जाता है, पुतलियां सफेद हो जाती हैं और वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा कहती है और जबरदस्ती अपने आप को छुड़ाकर बाहर भाग जाती है और गायब हो जाती है। और दूसरे दिन इसका बगैर हाथों के ढांचा भी पहाड़ियों में मिलता है। फिर कुछ दिन सुकून रहता है और दोबारा से वही सब शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की कि वो कहीं और चले जाएं, मगर इनकी गाड़ियों के हादसे हो जाते हैं और या तो वो मर जाते हैं या फिर माजूर होकर वापस आ जाते हैं। इतना बता के वेटर खामोश हुआ तो सारिम बोला, ये सब कितने अरसे से चल रहा है और इस सब की कोई वजह तो होगी। क्या यहाँ कुछ गैर मामूली हुआ था जो ऐसे हालात बन गए? नहीं तो ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ, वेटर सोचते हुए बोला।
हाँ, मगर कुछ अरसे पहले यहाँ इंडिया से कुछ पंडित आए थे जो बाद अज़ां यहाँ ही रह गए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।